हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी सोशियोलॉजी की बुक 2 का सेकेंड लास्ट चैप्टर है ये, औद्योगिक समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो इसके बाद बस एक चैप्टर और है और हमारा सिलेबस जो है सोशियोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर हम लोग सोशियोलॉजी के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम चैप्टर का परिचय जानेंगे, फिर औद्योगिक समाज की कल्पना के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर औद्योगिक समाज है क्या, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में औद्योगिकरण के बारे में जानेंगे, भारत में कैसे ये प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। औद्योगिकरण का अर्थ और परिभाषाएं जानेंगे, क्योंकि हम हर चीज़ को यहाँ पे सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो सोशियोलॉजी में किस तरीके से अर्थ और परिभाषा दी गई है वो जानेंगे। औद्योगिकरण के उद्देश्य जानेंगे, औद्योगिकरण में सहायक दशाएं क्या हैं, किन परिस्थितियों की वजह से औद्योगिकरण जो है भारत में तेज़ी से फैला है वो जानेंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद में औद्योगिकरण कैसा हुआ है वो जानेंगे। भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योगों में परिवर्तन, मतलब भूमंडलीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत में उद्योगों में क्या परिवर्तन आया है वो जानेंगे। लोग काम किस तरह पाते हैं, क्योंकि औद्योगिक समाज पूरी तरह से निर्भर होता है काम पर, ठीक है। तो लोग काम किस तरह से पाते हैं वो जानेंगे, और काम को किस तरह से किया जाता है, कैसे उद्योगों में काम होता है वो जानेंगे, ठीक है। कार्य अवस्थाएं, लोगों के कार्यों की अवस्थाएं क्या हैं, क्या सिचुएशन है वो जानेंगे। और घरों में होने वाले काम के बारे में जानेंगे, क्या काम होता है घरों में। मजदूर संघ के बारे में जानेंगे, उनकी जो कार्य अवस्थाएं हैं, हड़ताल और तालाबंदी, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अब परिचय है। किसी समाज में रहने वाले लोगों की सोच, दिनचर्या, रहने का स्थान आदि निर्धारण उनकी आर्थिक स्थिति, उत्पादन के ढंग आदि से होता है। लोगों की सोच कैसी है, लोगों की दिनचर्या कैसी है, लोग कहाँ पर रहते हैं, कैसे घर में रहते हैं, इस सब का निर्धारण किससे होता है, किस सबसे तय होती है सब चीज़, ये होती है तय आर्थिक स्थिति से। इंसान के पास जितना पैसा होगा वो उतने खुले विचारों वाला होगा, ठीक है, और उसकी दिनचर्या उतनी ज़्यादा डिटरमाइंड होगी, रहने का स्थान उसका उतना अच्छा होगा। तो ये आर्थिक स्थिति पर डिपेंड होता है और उत्पादन के ढंग पर डिपेंड होता है कि व्यक्ति क्या काम करता है, किस तरीके से उस पर उसकी आर्थिक स्थिति बनती है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। मतलब उनकी इनकम का सोर्स क्या है, उत्पादन का ढंग क्या है, ठीक है। और औद्योगिक समाज में प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों से लोगों का जीवन तथा कार्य करने का तरीका बदलता है। तो औद्योगिक समाज में प्रौद्योगिकी से मतलब जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है, उसी से जो परिवर्तन होते हैं, उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसी से लोगों का जीवन और काम करने का तरीका बदलता है, ठीक है। प्रस्तुत अध्याय में औद्योगिक समाज में होने वाले परिवर्तनों तथा विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन भारतीय समाज के संदर्भ में किया जाएगा, ठीक है। तो औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया का रिलेशन भारत से किस तरह से, भारतीय समाज से किस तरह से है वो हम जानेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है और उतने ही ज़्यादा मार्क्स ही कंटेन करता है। 10 मार्क्स का आएगा इस बार ये वाला चैप्टर हमारा। तो इसको अच्छे से कवर करना, कंप्लीट करना ईजी भी है, अच्छा भी है और ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। औद्योगिक समाज की कल्पना। अब ये औद्योगिक समाज कहाँ से आया। समाजशास्त्रीय अध्ययन में औद्योगिक समाज के अध्ययन को एक विशेष महत्व का स्थान दिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर तथा एमएल दुर्खीम जैसे वैज्ञानिकों ने नए उद्योगों तथा औद्योगिकरण उत्पादन की प्रक्रियाओं से जुड़ी अनेक नई संकल्पनाओं के विषय में अपने विचार निर्धारित करने शुरू कर दिए थे। तो जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई भारत में, तो उस टाइम पे हमारे सोशियोलॉजी के जो जाने माने वैज्ञानिक हैं, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्खीम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उद्योगों और औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई जो अनेक संकल्पनाएं थी, अनेक विचार थे, वो निर्धारित करने शुरू कर दिए थे, ठीक है। उन्होंने देखा कि औद्योगिक समाज में संबंधों के अनेक प्रारूप सामने आने लगे, कि औद्योगिक समाज में लोगों के जो संबंध हैं वो बदल रहे थे, अनेक नए संबंध सामने आ रहे थे, ठीक है। औद्योगिक परिवेश में एक विस्तृत श्रम विभाजन होता है। औद्योगिक जो काम होता है उसमें क्या होता है, विस्तृत श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन बहुत ज़्यादा विस्तृत एरिया में होता है, विस्तृत क्षेत्र में होता है, ठीक है, ज़्यादा लोगों में होता है श्रम विभाजन। औद्योगिक उत्पादन में एक कामगार एक पुर्जे को बनाता है। तो जैसे देखो, इतना ज़्यादा बड़ा काम होता है क्योंकि हर चीज़ का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, तो हर काम के लिए अलग से व्यक्तियों को रखा जाता है। जैसे कि आप मान लो कि कोई सिलाई मशीन बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर कुछ इंसानों को अलग अलग पार्ट्स बनाने में, मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हर इंसान को एक एक पार्ट बनाने में उन लोगों ने ट्रेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद उस इंसान को, वो इंसान बाकी लोगों को ट्रेन करता है, पर उसको ये भी नहीं पता होता कि उसकी बनाए हुए पार्ट से क्या
प्रोडक्ट तैयार होगा, जैसे सिलाई मशीन या उसके अलावा कोई भी चीज़ है, उसके अंदर एक आप मान लो कोई ऑयल है, चलो ठीक है हम ऑयल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है सनफ्लावर ऑयल या फिर सरसों का तेल। तो सरसों का तेल कौन निकालता है? फैक्ट्रियों में काम करने वाला व्यक्ति सरसों का तेल निकालता है, पर उसको क्या पता है कि सरसों के तेल का कोई इंसान क्या करेगा या उससे क्या उत्पादन तैयार होगा। या फिर किसान का काम है सरसों के बीज तोड़ कर लाना, तो क्या उसे पता है कि इस सरसों का क्या किया जाएगा, उसका तेल निकाला जाएगा या फिर उसका व्हाटएवर यू वांट टू से उसका क्या किया जाएगा, उसको नहीं पता होता। वो एक पुर्जे को बनाता है या फिर वो केवल एक काम करता है और उसका परिचय उसी काम से होता है, ठीक है, वो बस वही काम करना जानता है। तैयार उत्पादन क्या है उसे नहीं पता होता उस श्रमिक को, ठीक है। इन श्रमिकों को अपना काम थकाने वाला लगता है, परंतु मजबूरी में वो काम करते रहते हैं, क्योंकि बेरोजगार रहने से, भूखे मरने से तो यही बेहतर होता है। इस प्रकार की मजबूरी को समाजशास्त्रीय भाषा में अलगाव की स्थिति कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? अलगाव की स्थिति। कौन सी स्थिति? अलगाव की। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें व्यक्तियों को अपने कार्य से लगाव नहीं होता। अलगाव की स्थिति में कोई भी व्यक्ति दिए गए कार्य को करने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता, खुश नहीं होता वो अपने काम से, ठीक है, पर वो मजबूरी में करता रहता है। और क्या है? औद्योगिक समाज के अध्ययन करते हुए ये भी देखा जा सकता है, देखा जा रहा है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप समाज में अनेक क्षेत्रों में असमानता बढ़ी है, ठीक है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? बहुत सारे क्षेत्रों में असमानता बढ़ी है। मतलब आर्थिक असमानता भी हो सकती है, वो राजनीतिक या सामाजिक असमानता भी हो सकती है, ठीक है। जबकि कुछ क्षेत्रों में समानता भी आई है, कुछ क्षेत्रों में समानता आई है और कुछ में असमानता आई है, ठीक है। औद्योगिक समाज का विश्लेषण करते हुए समाजशास्त्रियों ने औद्योगिकरण को सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही रूपों एवं प्रभावों का उल्लेख किया है। तो औद्योगिक समाज के बारे में जो समाजशास्त्री पढ़ रहे थे, उन्होंने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को पॉजिटिव पॉइंट से भी दिखाया है और नेगेटिव पॉइंट से भी दिखाया है, उसके दोनों ही रूपों का, दोनों ही प्रभावों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो अब हम औद्योगिकरण पढ़ रहे हैं, हमारे भारत में औद्योगिकरण क्या रहा है, कैसा प्रभाव रहा है, वो सब भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, औद्योगिकरण का अर्थ और परिभाषा जानेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। हम औद्योगिकरण वर्ड का यूज़ बहुत देर से कर रहे हैं, हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। उद्योग होते हैं, इसमें बहुत तेज़ी से उद्योग स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, लोगों को बहुत तेज़ी से काम मिलता है, ये होता है औद्योगिकरण, हमें पता है। पर हम ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं लिख सकते ना, हमें समाजशास्त्र की भाषा में डेफिनेशन को समझना होगा, ठीक है। औद्योगिकरण क्या है? आर्थिक क्षेत्र की उस स्थिति का नाम है जिसमें छोटे छोटे उद्योग धंधों का स्थान बड़े बड़े उद्योग धंधे ले लेते हैं, ठीक है। छोटे उद्योग हट जाते हैं और बड़े बड़े उद्योग आ जाते हैं, क्योंकि आबादी बड़ी होती है, काम बड़ा होता है, ज़्यादा लोगों के लिए उत्पादन करना होता है, तो छोटे उद्योगों से काम नहीं चलता, उद्योग भी बड़े चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर क्या है? औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उत्पादन अधिक से अधिक हाथों की अपेक्षा मशीनों द्वारा किया जाता है। अब देखो, इतनी बड़ी आबादी के लिए काम करना है, ठीक है, तो उसमें लोग हाथों से तो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑक्यूपेशन नहीं होता, लोगों का बहुत अलग अलग ऑक्यूपेशंस होते हैं सबके, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति काम करता है, तो हर व्यक्ति को अब हाथ से काम करने के लिए तो फैक्ट्रीज में नहीं लगा सकते ना, तेज़ी से उत्पादन बढ़ाना है तो मशीनों की सहायता लेनी होगी। तो यही होता है औद्योगिकरण में, हाथों की अपेक्षा मशीनों द्वारा काम ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अनेक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है। जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं भारत में, आपने पढ़ा होगा नियोजित विकास की राजनीति के चैप्टर जो सिविक्स में मैंने पढ़ाया है, उसमें आपने देखा होगा, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है, बहुत सारे उद्योगों को, ठीक है। अब फेयर चाइल्ड के अनुसार क्या डेफिनेशन है औद्योगिकरण की? फेयर चाइल्ड ने डेफिनेशन दी है कि औद्योगिकरण व्यवहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिकीय विकास की एक प्रक्रिया है, प्रौद्योगिकीय विकास की एक प्रक्रिया है, ठीक है। मूर ने क्या डेफिनेशन दी है? मूरे ने डेफिनेशन दी है औद्योगिकरण का तात्पर्य आर्थिक उत्पादन हेतु शक्ति के निर्जीव स्रोतों के विस्तृत प्रयोग से है, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन देखी, औद्योगिकरण का अर्थ देखा, परिभाषा देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं औद्योगिकरण के उद्देश्य क्या हैं। औद्योगिकरण के उद्देश्य हैं व्यापार में वृद्धि करना, ठीक है, व्यापार को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी लेकर जाना, ठीक है। फिर क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब देखो, व्यापार बढ़ेगा, बाकी देशों से व्यापार करेगा कोई देश, तो क्या होगा? उसकी आर्थिक वृद्धि भी होगी, उसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, ठीक है। और क्या उद्देश्य है? बेरोजगारी पर रोक। जब उद्योग स्थापित होंगे, औद्योगिकरण होगा, तो क्या होगा? लोगों को काम मिलेगा, ठीक है, इससे क्या होगा? बेरोजगारी पर रोक लगेगी। रहन सहन के स्तर में समानता आएगी। जब सबकी आय अच्छी होगी, आय सबकी इक्वल होगी, तो लोगों के रहन सहन का स्तर जो है वो सामान्य हो जाएगा, सबका एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। अज्ञानता का अंत होगा इससे।
राष्ट्रीय स्थिति में उन्नति होगी, वही है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो क्या होगा, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्थिति में भी उन्नति होगी जब लोगों का रहन सहन का लाइफस्टाइल का तरीका ही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, राष्ट्र की आत्मनिर्भरता रहेगी, उसे अपने देश का सामान बनाने के लिए किसी और देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा। ज्ञान विज्ञान में उन्नति होगी, जितना औद्योगिकरण होगा व्यक्ति नई नई चीज़ों से परिचित होगा, नए नए उद्योगों से, प्रोडक्ट से वो परिचित होगा, और उतना ही क्या होगा, उसके ज्ञान विज्ञान में उन्नति होगी। ठीक है, तो ये औद्योगिकरण के उद्देश्य हमने देखे। अब हम देखते हैं औद्योगिकरण में सहायक दशाएं, किन दशाओं से, किन परिस्थितियों की वजह से औद्योगिकरण बढ़ता है। जनता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब देखो, जब तक जनता ही जागरूक नहीं होगी तब तक क्या होगा, उनका विकास हो पाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर जनता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जनता जब ज्ञान विज्ञान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी है तो औद्योगिकरण बढ़ रहा है, क्योंकि जनता को मशीनों से ज़्यादा प्यार हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तेज़ी से औद्योगिकरण की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। अब जिस देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया होगी वहाँ पर प्रचुर मात्रा में आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलेंगे। अब जैसे आपने पढ़ा होगा नियोजित विकास की राजनीति, अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उड़ीसा में लौह अयस्क का बहुत भरपूर भंडार था। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारा लौह अयस्क था। तो वहाँ पर क्या हुआ, उस अयस्क को यूज़ करने के लिए, उस लोहे को यूज़ करने के लिए वहाँ पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया चलाई गई, उद्योग स्थापित करे गए। ठीक है, और इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय आय का सदुपयोग भी हुआ, नागरिकों में जागरूकता भी आई, लोगों को काम भी मिला। तो ये सारी दशाएं क्या थी, औद्योगिकरण में सहायक थी। अब अगर उड़ीसा के अंदर लौह अयस्क का भंडार नहीं होता तो क्या वहाँ पे औद्योगिकरण होता? सिंपल सी बात है, नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे संसाधन ही नहीं थे जिन पर उद्योग चलाया जाए। तो जिस जगह पर प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होती है, ये भी औद्योगिकरण की दशा को सहायता देती है। ठीक है, तो आगे क्या बोला, नागरिकों में जागरूकता। जब नागरिकों में जागरूकता होगी, वही बात है, पहली वाली बात होगी यहाँ पर जनता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो जब जागरूक होगी जनता या नागरिक जागरूक होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनकी जो कार्य स्थिति है या फिर जो उनकी रहन सहन का स्तर है वो अच्छा तभी होगा जब औद्योगिकरण होगा, देश में लोगों को काम मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज़ होती है। फिर है राष्ट्रीय आय का सदुपयोग। तो देखो, जहाँ पर राष्ट्रीय आय का उपयोग ही ठीक से नहीं होगा, जो पूरे देश की इनकम है उसका उपयोग ही ठीक से नहीं होगा, वहाँ पर देश का विकास होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का सदुपयोग होता है जिसकी वजह से औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ती है। फिर क्या है, सरकार का व्यापक दृष्टिकोण। सरकार ही नीतियाँ बनाती है, औद्योगिकरण तभी होगा जब सरकार इजाज़त देगी। सरकार अच्छी नीतियाँ बनाएगी तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज़ होगी। सरकार जो है अपनी नीतियों के अंतर्गत उद्योग स्थापित करेगी लोगों को काम देने के लिए। तो यही है सरकार का व्यापक दृष्टिकोण है जो औद्योगिकरण में सहायता देता है। ठीक है, और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुविधा। तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तेज़ी एक इस रीज़न से भी आती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं तो उसमें दूसरे देशों में कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो केवल हमारे देश में मिलती हैं, तो वो बनाने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है, हमारे देश की होती है। तो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की सुविधा है, इसलिए उद्योग तेज़ी से स्थापित होते हैं और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जनसंख्या का उचित घनत्व। जहाँ पर जनसंख्या कम होगी वहाँ पर उद्योग स्थापित हो ही नहीं पाएंगे। तो जब उन्हें उचित घनत्व होता है जनसंख्या का, तब उनको काम देने के लिए उद्योग स्थापित किए जाते हैं और इसी से औद्योगिकरण की प्रक्रिया बढ़ती है। और क्या है, नागरिकों का उच्च दायित्व। जब नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तब औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, औद्योगिकरण में सहायक दशाएं देखी। आगे देखते हैं भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पर वहाँ पर औद्योगिकरण हमारे यहाँ पर कैसा था, भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ मुख्य आधुनिक उद्योग कपास या रुई, कपास और रुई एक ही है। ठीक है, जूट, कोयले की खानें और रेलवे संबंधी उद्योग ही थे। ठीक है, रेलवे से संबंधित उद्योग थे, कोयले की खान थी, जूट का बिजनेस था, उद्योग था, और कपास और रुई का उद्योग था। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत क्या हुआ, भारत सरकार ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को आवश्यक समझा और उसे विशेष प्राथमिकता दी, अर्थव्यवस्था को इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, इस दृष्टिकोण से भारतीय आर्थिक एवं औद्योगिक नीति में सुरक्षा, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, खनन एवं कुछ अन्य परियोजनाओं का विशेष स्थान दिया गया। जब देखो अर्थव्यवस्था को इम्पोर्टेंस दी गई तो कुछ ऐसी नीतियाँ देखी गई जिनसे विकास किया जा सके। ठीक है, तो उसमें सुरक्षा, परिवहन और संचार, ऊर्जा और खनन, इन सब पॉइंट्स को मिलाकर विकास की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए परियोजनाएं बनाई गई और इन्हीं को विशेष स्थान दिया गया, इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, इन योजनाओं का परिचालन सरकार द्वारा ही संभव था। अब इतने बड़ा देश है हमारा भारत, तो इसमें ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी सरकार की है कि नागरिकों को सही दिशा दिखाए और उनके लिए उचित विकास का प्रबंध करे। ठीक है,
ये सभी परियोजनाएं निजी उद्योगों के फलने फूलने के लिए भी आवश्यक थी। ठीक है, निजी उद्योगों को कच्चा माल या फिर सब ये सामग्री तभी मिल पाती जब बड़े उद्योगों से सही मात्रा में उपलब्ध कराते। तो ये उनके फलने फूलने के लिए परियोजनाएं आवश्यक थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की सरकार ने मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया। हमें पता है हमारे यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, ना ही पूंजीवादी है ना ही साम्यवादी है, बल्कि मिश्रित चलती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विभिन्न प्रकार के उद्योग देश के विभिन्न भागों में स्थापित हो, जिससे पूरे देश का औद्योगिक विकास हो सके। ठीक है, सरकार ने इस नीति के अंतर्गत कुछ उद्योगों को लघु स्तर उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया। जैसे कुछ काम जैसे घर से किए जा सकते हैं, जैसे कि बीड़ी बनाना या फिर और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, ये सारे काम कैसे होते हैं? जो घर से किए जा सकते हैं, या फिर सामान की पैकिंग करना। तो ये सब कुछ काम लघु स्तर के उद्योगों के लिए छोड़ दिए। और कुछ काम जैसे कि कागज़, लकड़ी का सामान, लेखन सामग्री, शीशा, चीनी मिट्टी के उद्योग, इनको ये सभी हमारे लघु स्तर के उद्योग हो गए। ठीक है, तो फिर क्या बताया गया यहाँ पर? एक सर्वेक्षण के अनुसार सन 1991 में क्या था? 72% लोग लघु उद्योगों में काम कर रहे थे, जबकि केवल 28% लोग बड़े औद्योगिक संस्थानों से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योगों में परिवर्तन। तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का क्या प्रभाव रहा उद्योगों पर? उदारीकरण की प्रक्रिया का क्या प्रभाव रहा, वो देखेंगे। अब हमारे देश में भी 1990 के दशक में उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। 1990 में उदारीकरण की नीति को अपनाया गया, मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसकी थोड़ी सी नीतियों को अपनाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? इस नीति को अपनाते हुए भारत सरकार ने निजी कंपनियों को, विशेष रूप से विदेशी कंपनियों को, देश में उन क्षेत्रों में भी निवेश की छूट दे दी जो क्षेत्र पारंपरिक रूप से सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। तो विदेशी कंपनियों को उन क्षेत्रों में भी निवेश करने दिया, इन्वेस्ट करने दिया जो कि पारंपरिक रूप से सरकारी क्षेत्र में आते थे। ठीक है, उदारीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्न वर्णित है। तो जो परिवर्तन आए उनके बारे में बताया है यहाँ पर। पहला तो हुआ बहुउद्देशीय कंपनियों का आगमन। बहुउद्देशीय जो कंपनियां थी वो भारत में आकर उन्होंने काम करना शुरू किया। बहुउद्देशीय कंपनी फॉर एग्जांपल कोका कोला। ठीक है, उदारीकरण की नीति लागू होने पर भारत में बहुउद्देशीय कंपनियों का तेजी से आगमन हुआ। इस प्रक्रिया में अनेक बहुउद्देशीय कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को खरीद लिया। कुछ भारतीय कंपनियों ने भी बहुउद्देशीय कंपनियां बन गई। ठीक है, उनको खरीद कर वो बन गई बहुउद्देशीय कंपनियां। तो इसी प्रकार खुदरा व्यापार के क्षेत्र में भी बहुउद्देशीय कंपनियों का प्रवेश हो गया। उदारीकरण के अंतर्गत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों में विनिवेश की भी शुरुआत की गई। तो ठीक है, बहुउद्देशीय कंपनियों का आगमन हुआ, उन्होंने भारत में काम करना शुरू किया, कुछ कंपनियों को खरीद भी लिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं बाह्य स्रोतों से काम कराने की परंपरा। तो ये परंपरा भी चल गई भूमंडलीकरण और उदारीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप। तो क्या हुआ? अधिकांश कंपनियां और संस्थान अपने स्थायी कर्मचारियों की संख्या को कम करते हुए और विभिन्न कार्यों को बाह्य स्रोतों से करवा रही हैं। ठीक है, ये बाह्य स्रोत क्या है? छोटी कंपनियां भी हैं और अनेक कार्य तो घरों में भी हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि विश्व के प्रायः सभी विकासशील देशों में सस्ते श्रमिक और कर्मचारी आसानी से मिल जाते हैं। तो देखो, इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पर आपको काम दिया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम दिया जाता है। 12th में जो बच्चे हैं उनको मोस्टली पता होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आप लोगों में से जॉब ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, पता होगा कि क्या होता है। काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो हमारे इंडिया में कंपनीज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं मेक माई ट्रिप को। ठीक है, मेक माई ट्रिप के बारे में आप सभी जानते हो। अब मेक माई ट्रिप को अपना काम कैसा करना है? काफ़ी बड़े स्तर पर करना है, उसका काम बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर उसको चाहिए काम करने के लिए कर्मचारी। अब उसके पास पैसा तो बहुत है, पर अब वो सोच रही है कि वो अलग से उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक जगह खरीदे, वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दे, वहाँ पर उनको काम सिखाए और उनसे काम करवाए। ठीक है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो क्या करे? मेक माई ट्रिप एक ऐसी कंपनी को पैसे दे रही है जो कि कर्मचारियों को उसके लिए काम करने के लिए ट्रेनिंग देती है। ठीक है, जगह दूसरी कंपनी की होती है, कर्मचारी दूसरी कंपनी के होते हैं, पर मेक माई ट्रिप उनको पैसे दे रही है। किस लिए? काम करवाने के लिए। अब इसमें क्या है? जो कंपनी कर्मचारियों से काम करवा रही है वो उनको ट्रेनिंग देती है, उनको सैलरी देती है। सैलरी अब वो अपने मनमाने ढंग से दे सकती है। जैसे मेक माई ट्रिप या फिर जो बड़ी कंपनी है वो उनको पैसे दे रही है, एक कर्मचारी की सैलरी 35,000 पर
जो दूसरी कंपनी है वो अपने मनमाने ढंग से उनको सैलरी देगी 15,000, 16,000, 20,000 इस तरीके से। तो ये हो गई बाह्य स्रोतों से काम कराने की परंपरा, क्योंकि वहाँ पर मजदूर जो हैं, श्रमिक जो हैं, वो सस्ते में मिल जाते हैं दूसरी कंपनियों में। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको एक बड़ी कंपनी का दिया है, मेक माई ट्रिप का, तो इसको आप सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। वैसे तो सच्चाई यही है, बट आप इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से बाह्य स्रोतों से काम कराया जाता है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं। कोई बड़ी कंपनी है जिसे अपने काम के लिए क्या चाहिए, उसको अनाज चाहिए, और अनाज उगाने के लिए अब वो ऐसा थोड़ी करेगी कि वो किसानों को पैसे देगी, डायरेक्ट जाकर किसान हायर करेगी कि तुम हमारा काम करो। वो क्या करेगी, एक संघ को, एक कमेटी को पैसे देगी कि तुम हमारे लिए श्रमिक इकट्ठा करो और हमें समय से ये काम तैयार चाहिए, इतना अनाज चाहिए, ठीक है। और वो जो संस्था होगी या फिर वो जो कमेटी होगी, वो अपने आप, उसका जिम्मा होगा कि वो श्रमिकों को इकट्ठा करे, उनको सैलरी दे और उनसे काम करवाए। तो इस तरीके से बाह्य स्रोतों से काम कराने की परंपरा जो है वो भी भारत में शुरू हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं स्थायी नौकरियों में कमी हो गई। जो उदारीकरण की प्रक्रिया चली है उसकी वजह से स्थायी नौकरियों में कमी हो गई। एक समय था जब भारत में बड़ी संख्या में लोग सरकारी नौकरियों पर निर्भर थे, ठीक है, और उन्हीं पर उनकी जीविका चल रही थी। पर अब तो हमें पता ही है कि सारी जॉब्स जो हैं प्राइवेट हो रही हैं, सरकारी नौकरियों में निरंतर कमी हो रही है, और बड़े उद्योगों में भी रोजगार सुरक्षा घट रही है, लोगों के रोजगार सुरक्षित नहीं है, ठीक है। कभी भी कंपनी बंद हो जाती है, उद्योग बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से श्रमिक जो हैं बेरोजगार हो जाते हैं। तो उसका क्या है, उदारीकरण से अनेक हानियां हुई हैं। देश में व्यक्तियों की आय में असमानता बढ़ी है। तो यह हमने देखा उदारीकरण का क्या प्रभाव रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लोग किस तरह से काम पाते हैं। अब देखो, विज्ञापन द्वारा पाते हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी में या फिर रेडियो वगैरह में, संचार के साधनों के जरिए ऐड दिए जाते हैं काम के लिए। वहाँ पर इंसान अपना रिज्यूम भेजता है और उसको कार्य मिल जाता है। तो यह है विज्ञापन, मतलब ऐड के द्वारा रोजगार प्राप्त करना, ठीक है। फिर स्वनियोजित रोजगार प्राप्त करना, खुद से रोजगार अपना चलाना, बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्वनियोजित रोजगार प्राप्त करना। फिर ठेकेदारों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना। कुछ होते हैं जो बीच में वेंडर होते हैं, वो लोग काम दिलाते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया ठेकेदारों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करना। फिर कार्यकारिणी या किसी यूनियन के द्वारा रोजगार प्राप्त करना, और फिर दिहाड़ी पर काम करना। तो ये 5 तरीके से काम पाया जाता है, लोगों को काम मिलता है करने के लिए, ठीक है। अब है काम को किस तरह से किया जाता है। औद्योगिक समाज में उत्पादन पर विशेष बल दिया गया है, मतलब ज़्यादा उत्पादन करना, इस पर बल दिया गया है। कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक कार्यस्थल पर एक मैनेजर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। हर जगह पर एक मैनेजर होता है। उसकी भूमिका क्या होती है, उसका काम क्या होता है, कामगारों को नियंत्रित करना और उनसे अधिक से अधिक काम को समय से पूरा करा लेना, ठीक है। यह मैनेजर का काम होता है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक अन्य उपाय भी अपनाया जाता है, यह कार्य को संगठित रूप से करना, ठीक है। काम को अगर संगठित रूप से किया जाएगा तो काम जल्दी पूरा होगा। इसके लिए वैज्ञानिक प्रबंधन को आवश्यक माना गया है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि कार्य को छोटे छोटे भागों या इकाइयों में बांट देना चाहिए और कामगारों को अलग अलग सौंप देना चाहिए। इस व्यवस्था में एक कामगार को केवल एक ही काम करना होता है, ठीक है। मतलब कार्य को संगठित रूप से करना, इकट्ठा एक बार में खत्म कर देना, ठीक है। फिर क्या है, औद्योगिकरण के अंतर्गत मशीनों के अधिक से अधिक प्रयोग से जहाँ एक और उद्योगों में कामगारों के लिए रोजगार के अवसर घट गए हैं, ज़्यादा मशीनें आने से जहाँ एक तरफ तो कामगारों के लिए रोजगार के अवसर घट गए हैं, वहीं इसका एक काम करने वाले कामगारों पर भी प्रभाव पड़ा है, ठीक है। अब मशीनीकृत उद्योगों में कामगारों को अपने काम भी मशीनों की गति के अनुसार तेज़ी से करना पड़ता है, ठीक है। और क्या है, आधुनिक औद्योगिक कार्यावस्था में अधिकांश कार्य बाह्य स्रोतों से करवाए जाते हैं। इस प्रकार सफाई, सुरक्षा और आवश्यक पुर्जों का उत्पादन भी बाह्य स्रोतों से ही होता है, ठीक है। ये हमने देखा कि किस तरीके से काम होता है हमारे देश में। अब हम देखेंगे कार्य अवस्थाएं। तो कार्य करने की अवस्थाएं क्या रहती हैं वो देखेंगे। विभिन्न कार्यों की कार्य अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं सबकी, ठीक है। कुछ कार्यों की कार्य अवस्थाएं बहुत ही प्रतिकूल होती हैं, मतलब खराब होती हैं, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब सभी कार्य की दशाओं को बेहतर बनाने के लिए अनेक कानून निर्धारित किए गए हैं। तो कुछ काम तो देखो अच्छे होते हैं, रिलैक्स वाले होते हैं, जैसे कि कंपनीज़ में जो काम करने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों की कार्यदशाएं ठीक होती हैं। पर जो कुछ श्रमिक होते हैं उनकी कार्यदशाएं खराब होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, जिनसे काम करवाने के, जिनकी कार्य की अवस्थाओं के कानून भी सरकार ने निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार केवल कोयला खदानों में लगभग 5 से 6 लाख श्रमिक काम करते हैं।
इन श्रमिकों की कार्य अवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए सरकार ने 1952 में खदान एक्ट लागू किया। ठीक है, 1952 में खदान एक्ट, ये पूछा जा सकता है। इस एक्ट के अनुसार खदान कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक कार्य घंटे निर्धारित किए गए, मतलब एक सप्ताह में वो कितने घंटे कार्य करेंगे वो निर्धारित किया गया, और निर्धारित कार्य अवधि से अधिक समय कार्य करवाने पर अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान रखा गया, कि ओवर टाइम करने पर ओवर टाइम के सैलरी पे करने का भी प्रावधान उनके लिए रखा गया। ठीक है, सुरक्षा नियम भी निर्धारित किए गए, परंतु ठेकेदारों द्वारा नियमों की व्यापक अनदेखी की जा रही है। ठीक है, जो ठेकेदार होते हैं, जो वेंडर होते हैं, वो नियमों पर ध्यान नहीं देते ज़्यादा, और जो कर्मचारी हैं उनसे मनमाने ढंग से काम कराते हैं। ठीक है, खदान में कार्य करने वालों की जो दशाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण होती हैं, ये तो हमें पता ही है। खदान कैसी होती है, कोयले की होती है, वहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत जोखिम होता है, बहुत रिस्क होता है। क्यों होता है वो भी देखो, श्रमिकों को बाढ़, आग तथा ऊपरी सतह के धंसने जैसी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बाढ़ आ सकती है, खदान जो ज़मीन के नीचे होती है वहाँ पर बाढ़ आ सकती है, ऊपर की सतह जो वो धंस सकती है उनके काम करने से। ठीक है, कई बार घातक गैसों का रिसाव होने लगता है और श्रमिक सांस लेने में परेशान हो जाते हैं, उनको रोग हो जाते हैं सांस से संबंधित। ठीक है, तो कुछ खदान जो होती हैं वो खुली होती हैं। इन खदान में जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनको तेज़ धूप और गर्मी का और वर्षा की दशा में भी काम करना पड़ता है, इस सब का सामना उन्हें करना पड़ता है। इस वर्ग के खदान श्रमिकों को अनेक बार खदान फटने अथवा किसी चीज़ के गिरने से दुर्घटनाग्रस्त भी होना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमारे यहाँ पर काम करने की है। ठीक है, फिर अब देखते हैं घरों में होने वाला काम। घरों में काम किस तरीके से किया जा सकता है। अनेक उत्पादन कार्य ऐसे भी हैं जो घरों में किए जाते हैं, जैसे कि लेस बनाना, जरी या ब्रोकेट का काम, गलीचे तैयार करना मतलब कारपेट बनाना, बीड़ियाँ और अगरबत्तियाँ बनाना। ये काम क्या होते हैं, घर में होने वाले होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कार्यों में महिलाएं तथा बच्चे ही कार्य करती हैं। इन कार्यों को व्यवस्थित रूप से, और इसके अलावा पैकिंग का काम भी होता है। ठीक है, सामान को पैक करने का काम भी होता है। तो ये कार्य जो है व्यवस्थित रूप से कराने के लिए संबंधित उत्पादन संस्थान, जो भी सामान होता है उसकी जो कंपनी होती है, उसका एजेंट है, वो उत्पादन के लिए कच्चा माल या सामग्री उपलब्ध करा देता है और आवश्यक निर्देश जो भी हैं वो बता देता है कि किस तरीके से काम को करना है, वो सब बता देता है। ठीक है, और फिर महिला और बच्चे वो काम करते हैं। स्पष्ट है कि घरों में होने वाले कार्य के नियम भिन्न होते हैं। ठीक है, इसके जो नियम हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। हम देखते हैं हड़तालें एवं मजदूर संघ। तो चैप्टर हमारा एंड होने की तरफ आ रहा है, तो एक स्ट्रोक में पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर कर बता रही हूँ गाइस, तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। ठीक है, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। यार जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर पूरे करवा दो ना, मेरे थोड़े ज़्यादा से हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए लाइव भी सेशंस लेकर आऊँगी। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक वाइक जो भी करना है सब कर दो। पता है ये इतना लंबा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हड़तालें एवं मजदूर संघ के बारे में अब हम जानेंगे। तो औद्योगिक समाज में स्पष्ट रूप से वर्ग विकसित हो जाते हैं। ठीक है, औद्योगिक समाज में अलग अलग वर्ग विकसित हो जाते हैं, डिफरेंट क्लासेस आ जाती हैं। यहाँ उद्योगपति होते हैं, दूसरे श्रमिक वर्ग होता है। ठीक है, इनके हितों में हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो हमें पता है कि जो श्रमिक होते हैं वो अपने मालिकों से हमेशा क्या करते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, टकराव की स्थिति में बनी रहती है। तो इस फैक्ट को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए श्रमिक वर्ग को संगठित होना पड़ता है, अपनी यूनियन बनानी पड़ती है, और इन संगठनों को ही मजदूर संघ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से एकता और समानता की बात की जाती है। एकता समानता सबके लिए होती है यहाँ पर। और औद्योगिक क्षेत्र में जो मुख्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो है हड़ताल और तालाबंदी। ये दोनों ही श्रमिक और उद्योगपतियों से रिलेटेड होती है। ठीक है, हम देखेंगे हड़ताल क्या है। श्रमिक वर्ग तथा मालिक वर्ग आपस में तनाव के परिणाम स्वरूप जब श्रमिक औद्योगिक कार्यों में अपना सहयोग देना बंद कर देते हैं तो उस स्थिति को हड़ताल कहते हैं। ठीक है, कार्य बंद करने के साथ साथ हड़ताल की घोषणा कर दी जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं और मालिकों के विरुद्ध नारे लगाए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। यही तो होता है हड़ताल में। श्रमिक अपनी मांगों को दोहराते हैं, अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं ताकि उनकी जो समस्या है वो खत्म कर दी जाए। ऐसे स्थिति में हिंसा और तोड़फोड़ के काम भी होने लगते हैं। हड़ताल के लिए मुख्य कारण है मालिक श्रमिक वर्ग में विश्वास की कमी। या तो मालिक श्रमिकों पे विश्वास नहीं करता है, श्रमिक मालिक पे विश्वास नहीं करते, जिसकी वजह से हड़ताल होती हैं। मालिकों द्वारा श्रमिकों का शोषण, मालिक जो है वो श्रमिकों को परेशान करते हैं, उनकी सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं, जो भी है। ठीक है, सुविधाओं की कमी महसूस करते हैं श्रमिक, जिसकी वजह से हड़ताल की जाती है। ठीक है,
प्रायः नियुक्ति, वेतन, बोनस, पदोन्नति आदि में मालिकों द्वारा पूर्व निर्धारित नीति का उल्लंघन होता है, जिस कारण हड़तालें होती हैं। तो ज़्यादातर केसेस में हड़ताल क्यों होती है? जब मालिकों द्वारा पहले से ही नियुक्ति और वेतन, मतलब सैलरी और बोनस के लिए और प्रमोशन के लिए, इन सब चीज़ों में बात का उल्लंघन होता है, मालिक अपनी बात से मुकर जाता है, तब हड़ताल होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे तालाबंदी। तालाबंदी क्या होती है? इस समस्या के लिए प्रमुख रूप से उद्योगपति या मिल मालिक उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए? उद्योगपति या फिर मिल मालिक। तालाबंदी की स्थिति में मालिक खुद ही अपने औद्योगिक संस्थान पर, अपनी फैक्ट्री पर ताला मार देता है। ऐसा क्यों होता है? गेट पर ताला डाल दिया जाता है। मिल मालिक ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थान में प्रवेश करने से रोक देते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं, इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। कभी कभी औद्योगिक संस्थान विभिन्न कारणों से निरंतर घाटे में चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से संस्थान को बंद करना पड़ता है। कभी कभी मालिक जानबूझकर कर देता है तालाबंदी, ताकि वो अपने श्रमिकों को आतंकित कर सके, उन्हें परेशान कर सके। ठीक है, उनकी हड़तालों को ख़त्म कर सके, इसलिए भी तालाबंदी कर दी जाती है। तालाबंदी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? औद्योगिक संस्थान जो है वो बंद हो जाते हैं और उत्पादन कार्य रुक जाता है। इससे सभी श्रमिक और कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं। उत्पादन कार्य ठप होने से क्या होता है? वस्तु विशेष की बाजार में कमी होने लगती है और जमाखोरी और मुनाफाखोरी के अवसर उपलब्ध होने लगते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है, जब शराबबंदी हुई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? जब शराबबंदी हुई तो उत्पादन कम हो गया शराब का, जिसकी वजह से शराब की बाज़ार में कमी होने लगी। और इसमें क्या हो रहा था? काफ़ी लोग ब्लैक में ख़रीद कर रख रहे थे, जिसके केसेस सामने आए हैं। ठीक है, अब समझ रहे होगे, आप सोच रहे होगे दीदी कैसे कैसे एग्जाम्पल दे रही है। देखो, मैं किताबी बातों को बता रही हूँ, पर मैं साथ ही प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी हो रहा है मेरे आसपास, मैं वो सब देखती हूँ। तो मैं आपको बेटर समझाने के लिए एग्जाम्पल देती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको, रियलिटी से समझ सको कि क्या हो रहा है हमारे आसपास। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तालाबंदी हर दृष्टिकोण से अनुचित है, बुरी है, तथा मालिकों को किसी भी दशा में तालाबंदी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हर केस में तालाबंदी बेकार होती है, बहुत बुरी होती है, और मालिकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो है वो निजी उद्योगों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बाज़ार में भी दिक्कत आती है, सामान जब कम हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा बेकार है तालाबंदी। ठीक है, तो ये हमने देखा। हमारा चैप्टर अब यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था ये हमारा, जल्दी से फिनिश हो गया, बहुत ईजी सा था। ठीक है, और ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और बाकी तो आपको पता ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।